नमस्कार जी। आप सबका स्वागत है। आप फेसबुक पर हैं और इस वक्त पंजाब कृषि टीवी हिमाचल देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं प्राइम टाइम बुलेटिन लेकर। दिन भर की तमाम खबरों की चर्चा करेंगे। बाशिश खोल, थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का स्वागत है जी। आप लोगों का भी, जिन लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं तो पता चल जाता है कि कौन देख रहा है। अदरवाइज दिखता है कि बहुत से लोग देख रहे हैं लेकिन नाम पता नहीं चलता है। राजेश गंगोत्रा जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी शुक्रिया राजेश गंगोत्रा जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जल्दी से जल्दी तमाम जो मेरे दर्शक हैं उनसे आग्रह रहेगा कि वो भी जुड़ जाए। रविंद्र कुमार जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग रविंद्र जी, कैसे हैं आप? इसको काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा आप तमाम लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कल थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, आज नहीं आएगा तो ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। पवन कुमार जी नमस्ते। निशांत ठाकुर जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सौरभ शर्मा जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब? ठीक। बालाजी, रमनकांत पटियाल जी, सबका स्वागत है जी। संदीप अत्री जी नमस्ते। राजेश जी थैंक यू वेरी मच। सुषमा पठानिया जी आपने भी ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। संजय पठानिया जी, एससी ठाकुरवा, इम्तियाज अंसारी, शांति चौहान, पालचंद जी, सौरभ शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, सुदीप पत्री, एच.एस. बस्सी जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सिद्धू शर्मा जी, झोल्टा जी, एम.एन. झोल्टा जी, देशराज जी, राजेश शर्मा जी, नीलमणि शर्मा जी, अंकुश मारिया जी थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोग जुड़ गए, दलजीत जसवाल जी जुड़ गए। और आज की जो हमारी मुख्य खबरें हैं वो, एक तो देश में हालात थोड़े से टेंशन वाले हो गए हैं, क्योंकि आज देश के एक छात्र की यूक्रेन में जो है दर्दनाक मौत होगी। वहां युद्ध के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और उसके चलते जो हमारे छात्र वहां फंसे हुए हैं, उनके परिजन जो देश में हैं और प्रदेश में हैं, वो निश्चित तौर से परेशान हैं। तो एक छात्र की मौत के बाद भारतीयों को वहां का जो दूतावास है हमारा, उनको कीव शहर छोड़ने के, खरकीव कीव दो बड़े शहर हैं जहां पे हमारे छात्र हैं, लेकिन कीव छोड़ने के तुरंत प्रभाव से निर्देश दे दिए गए हैं। इसकी चर्चा करेंगे। कल से वायुसेना राहत का मोर्चा संभाल रही है और उससे उम्मीद है कि वायुसेना जिस काम को सिविल लाइंस जो थी, एयरलाइंस जो थी, वो थोड़ा धीमा हमको लग रहा था कि उनका जो इवैक्यूएशन का जो कार्यक्रम है वो धीमा है, तो कल से उम्मीद है कि वायुसेना उसको और जो है तेजी से करेगी। 3 दिन के बाद कल से बजट सत्र भी जो है रिज्यूम हो जाएगा। कल ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट जो हैं, जो अपने आप को रेगुलर किए जाने की मांग कर रहे हैं लगातार से, वो अपना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दूसरी ओर एनपीएस की पदयात्रा लगातार विधानसभा की ओर को बढ़ रही है और अब ये राजधानी शिमला के मुहाने पर पहुंच गई। इसको लेकर क्या राजनीतियां हो रही हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। सरकार कुछ इसको जो है रोकने की क्या कोशिश कर रही है। और दूसरी, इसी बीच में जो कल हमने आपको एक बड़ी खबर दी थी, जिसको मैक्सिमम लोगों ने बाद में फॉलो किया था, कि ओपीएस को लेकर भी जो मंथन है वो हो रहा है। तो दोनों ही तरह के मंथन चले हुए हैं, लेकिन उसमें क्या अड़ंगा आएगा क्या नहीं आएगा इसकी भी चर्चा करेंगे। उधर सब्र जो है वो जेओआईटी 817 वाले का भी जो है टूट गया है और वो भी आंदोलन के मूड में है। उन्होंने भी एक कॉल दिया, हालांकि ये संगठित नहीं है, ये 19,024 लोग जो हैं, इसलिए देखना होगा कि ये कॉल जो है ये होक्स कॉल है या वास्तव में इसमें कोई सीरियसनेस है। लेकिन ये लोग परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार ये एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे हैं जिसमें इनका कोई कसूर नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री के दौरे से बीजेपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दौरे पे आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। 3 दिन का दौरा है। कल शाम को वो शिमला पहुंचेंगे, 3 तारीख को वो शिमला में रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे। आधिकारिक रूप से वो जल जीवन मिशन और जो सफाई मिशन है, स्वच्छता मिशन है, उसको जो है वो मॉनिटर करेंगे। लेकिन जब वो एक दिन शिमला में रहेंगे, उसके बाद वो धर्मशाला में रहेंगे, धर्मशाला में 2 गांवों में भी जाएंगे, उसके बाद जब वो लौटेंगे तो बाया हमीरपुर होकर लौटेंगे और हमीरपुर में वो समीरपुर जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के घर, जिसको लेकर बीजेपी की सियासत निश्चित तौर से गरमाई हुई है। क्योंकि बीजेपी में कल से बदलाव का दौर शुरू हुआ है। एक महासचिव को उपाध्यक्ष बनाया गया है, महासचिव के पद पर नई तैनाती हुई है, माफ कीजिएगा, सचिव को उपाध्यक्ष बनाया गया है और सचिव के खाली पद पर नई तैनाती हुई है। बल के जो है वो मंडलाध्यक्ष पद दिए। तो इन चीजों को लेकर बीजेपी की सियासत गरमाई हुई है। 2 और खबरों की बात कर लेते हैं। कल से आंगनबाड़ी करीब 2 साल के बाद खुलेंगे। आंगनबाड़ी के जो स्टाफ थे वो तो ऑलरेडी जा रहा है आंगनबाड़ी में, लेकिन कल से बच्चे भी आएंगे। तो एक तरह से
फुल फ्लेज्ड शिक्षा जो है यहाँ शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब यहाँ पे तीसरी लहर का प्रभाव लगभग शून्य हो गया है। आज सिर्फ 53 केसेज आए हैं। हालांकि शिवरात्रि की वजह से आज सैंपलिंग भी आज जो है सिर्फ 1750 की हुई है, लेकिन सिर्फ 53 केसेज आए हैं, 264 ठीक हुए हैं और एक्टिव केसेज की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। ये 1000 से नीचे आ गई, 802 एक्टिव केस रह गए हैं। आज 5 जिलों में कोई केस नहीं आया, बिलासपुर में कोई केस नहीं आया, किन्नौर और कुल्लू में कोई केस नहीं आया, लाहौल स्पीति में कोई केस नहीं आया और सिरमौर में कोई केस नहीं आया। चंबा में 13 लोग पॉजिटिव आए, हमीरपुर में 7 आए, कांगड़ा में सिर्फ 9 पॉजिटिव आए, जहां लंबे समय तक जो है 100 से 200 से ऊपर रहा मामला वहां पे। और मंडी में सिर्फ 7 लोग पॉजिटिव आए, शिमला में 5, सोलन में 4 और ऊना में 8। ऊना में हालांकि कल कोई केस नहीं आया था, पर आज 8 केस आए। एक डेथ हुई है कांगड़ा में। और कुल मिला के जो है हालात इतने अच्छे हैं कि अब जो है निश्चित तौर से जब कल आपके बच्चे, छोटे बच्चे जब बालवाड़ी सेंटर्स में जाएंगे तो चिंता उतनी नहीं है। तो ये जो है मामला उस तरह से है। लेकिन बात सबसे पहले अब जो करते हैं, आधिकारिक रूप से जो बात करेंगे वो करेंगे कीव के हालात की। यूक्रेन में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। छठा दिन आज एक तरह से जो आधिकारिक रूप से युद्ध शुरू हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, आज छठा दिन था। और आज भारत के लिहाज से एक बुरी खबर आई। भारत के एक छात्र जो है उनकी वहां मौत होगी खार्किव में। ये कीव और खार्किव 2 शहर है मेन, जहां पे मैंने आपको बताया कि छात्रों का मैक्सिमम जो है छात्र वहां पे पढ़ते हैं भारत के। तो वहां पर जो है एक बमबारी की वजह से जो है रशियन आर्मी की शेलिंग की वजह से एक भारतीय छात्र की मौत चली गई है। और इनका नाम नवीन कुमार बताया गया। इनके परिवार के संपर्क में विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी जो है दी है। और इसके बाद जो है लगातार जो बाकी बच्चे हैं वहां फंसे हुए, उनके परिजनों में चिंता है। और नवीन जो है वो कर्नाटक के रहने वाले थे, 21 साल की उम्र थी। बताया जा रहा है कि वो कर्फ्यू रिलैक्स होने के बाद खाना लेने के लिए बाहर निकले थे किसी डिपार्टमेंट स्टोर की ओर को। वहां वो लाइन में लगे थे, इसी बीच में दोबारा से शेलिंग आ गई और उसका वो शिकार हो गए। उनके छात्रों ने भी उनके जो साथी छात्र हैं उनको भी अभी मालूम नहीं है कि उनको जो है कहाँ उनकी बॉडी है, क्या स्थिति है, कहाँ की नहीं है। लेकिन इतनी सूचना है जिसको कंफर्म किया है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने भी और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कि उनकी जो है वहां पे दर्दनाक मौत हो गई है। उनके साथ हॉस्टल में रहने वाले श्रीधरन गोपाला कृष्ण ने बताया कि सुबह 10:30 बजे की घटना है। नवीन राशन की दुकान के सामने लाइन में लगा था और उसी समय रूसी सेना ने लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जो है ये हादसा पेश आया। लेकिन उनके पास उसकी बॉडी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही उनको बंकरों से बाहर किसी हॉस्पिटल इत्यादि में जाने को जो है जाने दिया जा रहा है। और इधर जो है यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के प्रयासों की भी विदेश मंत्रालय ने जो है जानकारी दी है। लेकिन बड़ी जो सूचना है वो ये है कि कीव में सभी लोगों को तुरंत प्रभाव से, जो भारत के लोग हैं, चाहे छात्र हैं चाहे दूसरे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से कीव छोड़ने के निर्देश किए गए हैं। और कहा गया है कि जो भी आपको साधन मिलता है उससे नियर बाय जो बॉर्डर है वहां पे पहुंचे, ताकि इवैक्यूएशन के प्रोसेस में उनको जो है वहां से रिलीफ पहुंचाया जाएगा। इसी बीच आज चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली है और यूक्रेन में जो युद्ध के हालात हैं उनको लेकर और जहां बाहर जो भारतीय छात्र फंसे उनको लेकर जो है बैठक ली है। और उसके बाद ये तय हुआ है कि एयरफोर्स को इस अभियान में लगाया जाएगा। ऑपरेशन गंगा जो है अब उसमें एयरफोर्स भी जाएगा। और कल ही एयरफोर्स ने ये कह दिया था कि हम लोग तैयार हैं अगर हमें कहा जाता है। तो आज उनको जो है हरी झंडी दे दी गई है और संभवतः आज रात को या कल अर्ली मॉर्निंग C-17 विमान एयरफोर्स के जो है इस पूरे मामले में लग जाएंगे। और उसके बाद माना जा रहा है कि बहुत बड़ी राहत इसको जो है माना जा रहा है, क्योंकि एयरफोर्स का जो ऑपरेशन है निश्चित तौर से उसमें जो है एकदम से कई छात्र जो हैं उनको इवैक्यूएट करने में मदद मिलेगी। C-17 प्लेन्स के साथ एयरफोर्स ये जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी जो है वहां ये तय नहीं है कि ये किस तरह से अप्लाई करेंगी। ये वायुसेना जो है वो बॉर्डर से लाएगी या सीधे कीव में करेगी। ये जो है इस चीज के प्रयास जो है अभी किए जा रहे हैं। इसमें कुछ राहत सामग्री भी वहां पे जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि अब जल्दी जो है वहां से हमारे सारे जो छात्र या दूसरे जो नागरिक फंसे हुए हैं उनको लाया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 100 से अधिक छात्रों की वापसी हो गई है। आधिकारिक रूप से जो गवर्नमेंट के पास आंकड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास, उसके मुताबिक 317 छात्र अभी और फंसे हुए हैं। लेकिन जो अनधिकारिक आंकड़ा है वो बताता है कि 1500 से 1800 छात्र जो हैं वो यूक्रेन में जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि कुछ रशिया में भी हैं और उनके परिजन भी अब चिंतित हैं कि वहां अगर हालात और बिगड़ते हैं और बात कहीं बड़े स्तर पर जाती है तो रशिया वाले जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको भी चिंता सता रही है। तो तमाम चीजें हैं। यूक्रेन का जो हवाई एरिया है, एयर स्पेस है, वो 24 फरवरी से बंद है। इसलिए देखना होगा कि
पड़ोसी देशों से फ्लाइट्स एयरफोर्स की जो है ऑपरेट करती हैं। ये किस तरह से मामला होता है ये अभी तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि अब एयरफोर्स जो है C-17 विमान कभी भी भेज सकता है, और एयरफोर्स ने इसके लिए जो है हामी पिछले कल ही भर दी। पहले ही दिन मार्च के आज महंगाई का भी तड़का लगा। जो कमर्शियल सिलेंडर है 19 kg का, उसकी कीमतें 105 रुपए बढ़ गई हैं, और जो 5 kg का है उसकी कीमत में 27 रुपए का इजाफा हो गया। दिल्ली में 105 रुपए महंगा हो गया जी कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो का, और 5 किलो का जो है वो 27 रुपए महंगा हो गया है। तो ये जो है लगातार ये भी परेशानी जो है वो बनी हुई है कि लगातार महंगाई जो है बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री के दौरे की हमने आपको चर्चा करी। इसके बाद बाकी जो खबरें हैं उनकी बात करेंगे। कल से बजट सेशन जो है फिर से रिज्यूम हो रहा है, और परसों एक विशेष बैठक है जिस बैठक को लेकर कई उम्मीदें जवां हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये सेरेमोनियल बैठक होगी जिसमें बजट को एक तरह से कैबिनेट अप्रूव करेगी, और अगले दिन क्योंकि 4 तारीख को बजट रखा जाना है, लेकिन कल से ही बाकी चीजें भी गियर अप होनी शुरू हो जाएगी। कल GPBA ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट जो है, जिनकी संख्या 507 है, और लंबे समय से वो तमाम योग्यताएं पूर्ण करने के बावजूद उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा, उनको लेकर जो कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। उनको वादे जरूर मिलते हैं, उनके साथ जो है प्रॉमिस जरूर होते हैं, लेकिन वो प्रॉमिस पूरे नहीं होते हैं। तो कल वो अल्टीमेटली वहां एक प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, पशुपालन मंत्री से मिलेंगे, ताकि बजट में उनकी मांग को एड्रेस करने का जो वायदा किया गया है उसको जो है वो ध्यान में दिला सके और उसको पूरा करवाया जा सके। लेकिन असली जो चिंता है सरकार की वो परसों की है। 3 मार्च को NPS संघ के आह्वान पर 1 लाख लोगों, 1 लाख कर्मचारियों के विधानसभा का घेराव करने की जो है कॉल है। NPS संघ की पदयात्रा 23 तारीख से चली थी, जिस दिन से सेशन शुरू हुआ था। लगातार ये लोग मंडी से इन्होंने शुरू किया था, और लगातार ये पैदल चलते चलते ये इस समय जो है अब घनाटी पहुंच गए हैं। कल ये शाम को टूटू पहुंचेंगे। घनाटी से टूटू का जो 6-7 किलोमीटर का सफर है उसको करेंगे, और फिर परसों जो है ये घेराव करेंगे विधानसभा का। इसको लेकर कल सुगबुगाहट हुई थी हल्की सी, जब हमने आपको खबर दी थी कि OPS को लेकर जो है कोई घोषणा सरकार कर सकती है इस आंदोलन के मद्देनजर, और इसको लेकर चिंताएं सरकार के माथे पर साफ देखी जा रही है। सरकार ने अपने अफसरों से पता किया है कि देखो, अगर राजस्थान वाले कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये एक अच्छा संकेत था जिसको आज मैक्सिमम लोगों ने फॉलो किया है। आज भी दिन भर इस पर जो है माथापच्ची होती रही, हालांकि छुट्टी है शिवरात्रि की आज, लेकिन ये जो अधिकारियों की टीम लगाई गई है उन्होंने ये सारी चीजें जो है वर्कआउट करते रहे। कल शायद ये मुख्यमंत्री को ब्रीफ करेंगे, लेकिन साथ साथ में प्लान 2 के तहत आंदोलन को कम प्रभावी बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्लान B के तहत आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए जो लोग आएंगे, जो विधानसभा का घेराव करने के लिए लोग आएंगे, उनको अलग अलग जगहों पर रोके जाने की प्लानिंग है। लेकिन ये दोनों तरफ से प्लानिंग है। कर्मचारी भी जानते हैं कि इस तरह से होता है, और कर्मचारियों ने भी अपनी एक कॉल जो है वो अपने साथियों को दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस चीज का पूरा ध्यान रखें। और जिस तरह से मौसम का अलर्ट है परसों, और 2 और 3 का मौसम का अलर्ट है, उसके चलते ये भी कहा गया कि एक तो आप जो है 2 को पहुंच सकते हैं, रात को 2 को पहुंच जाएं शिमला में, और जो 3 को पहुंच रहे हो ठीक अलग अलग एरिया दिए गए हैं। कुछ टूटी कंडी में हो जाए, कुछ टूटू में जमा हो जाए, कुछ चारों तरफ से आएंगे ये। और उनको ये भी कहा गया कि अपने साथ एक विंड शीटर विद कैप जैकेट जरूर रखें। छाता आप अपने पास मजबूत छाता रखें, क्योंकि बारिश हो सकती है। पानी की बोतल, ब्रेड, जैम, बिस्कुट, टॉफियां ये जरूर जेब में रखें। ये जो है NPS संघ की एडवाइजरी है अपने लोगों के लिए। और कहा गया कि किसी शिमला आने वाली गाड़ी पर किसी भी तरह का पोस्टर, स्टिकर, बैनर और सफर करते हुए गाड़ी में जो है NPS संघ की टोपी तक न पहने, ताकि आपको पहचाना ना जा सके कि आप कौन है कौन नहीं है, और आप इजिली जो है राजधानी में एंटर किए जाए। तो तमाम तरह की कोशिशें हो रही है, दोनों तरफ से होती है, और ये दिलचस्प है देखना। और ये भी कहा गया है कि अपने जो ब्लॉक बनाए हैं इन्होंने, उनके संपर्क में सारे रहें, और जो महिला कर्मचारी रहेंगी उनका खास ख्याल रखा जाए, उनके साथ कोई बदतमीजी ना हो, बदसलूकी ना हो, और नारेबाजी में भी संयम बरता जाए। कोई इस तरह का नारा ना लगाया जाए कि सरकार को उससे जो है परेशानी हो, या सरकार उससे जो है एजिटेट हो। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पेंशन को जो है वो लागू करवाना है, इसलिए किसी भी तरह के अभद्र नारों का बिल्कुल प्रयोग ना करें, और सभी कर्मचारी जो है कर्मचारी की मर्यादा के अनुसार ही आचरण करें। तो दोनों ही तरफ से है। अब ये भी देखना है कि इसमें OPS वाला जो ऑप्शन सरकार ढूंढ रही है, अभी 7500 करोड़ के आसपास उसके पास है, और ये देना संभव है। उस लिहाज से तो आने वाली सरकार है फिर देखेंगे, क्योंकि अभी इतने पैसे हैं कि जो 2030 तक रिटायर होंगे उनके लिए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन उसके बाद का पैसा कहां से आएगा, कहां से नहीं। लेकिन इसमें जो बड़ा मामला है वो ये है कि जो केंद्र है
बीजेपी हाईकमान जो है उसका क्या स्टैंड है, बीजेपी की गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, क्योंकि अकेले जयराम ठाकुर ये कर देंगे तो फिर बाकी जगहों पे भी निश्चित तौर से बीजेपी में ये होगा। अभी कांग्रेस में है और वेस्ट बंगाल में, तो बीजेपी की किसी सरकार में है नहीं, और ये एक बड़ा पेंच है। इसको देखना होगा कि चुनाव के मुहाने पर खड़ी जयराम सरकार किस तरह से अब नरेंद्र मोदी सरकार को मना पाती है इस पूरे काम के लिए, क्योंकि उनको लगता है, जयराम ठाकुर को लगता है कि अभी यही एक मसला जो है वो बचा हुआ है, और कहीं ऐसा ना हो कि तमाम चीजें देखकर यही मसला जो है ले डूबे। क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा घनत्व जो कर्मचारियों को है वो हिमाचल प्रदेश में है, और निश्चित तौर से 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 2.25 लाख पेंशनर हैं, लगभग 5 लाख ही बनते हैं मोटा मोटी राउंड फिगर में, और 5 को 4 से गुना कर लीजिए तो 20 लाख हैं। 20 लाख में से लगभग 12 लाख तो वोटर होंगे ही, और ऐसी स्थिति में 12 लाख वोटर बहुत होते हैं। जिस प्रदेश में 55-56 लाख के आसपास वोटर हैं, उसमें 12 लाख वोटरों का जो एक ब्लॉक है, बड़ा एक दबाव उसको माना जाता है। क्या होगा क्या नहीं होगा देखना होगा, और इसको लेकर लगातार सबकी नजरें हैं। जो सिक्योरिटी का अमला है वो भी बिल्कुल अप इन आर्म्स है, वो भी, उसने भी पूरा अलर्ट पे अपने आप को रखा हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक आंदोलन हो सकता है अगर जिस तरह से ये आह्वान किया गया है कि 1 लाख लोग आएंगे। हालांकि 13 तारीख को हाटी समुदाय ने भी आंदोलन का जो है घेराव का चेतावनी दी है, वो अपने लिए जनजातीय दर्जा मांग रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अब JOIT 817 वाले जो वर्ग हैं वो भी आंदोलन के मूड में है, क्योंकि लगातार उनका जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो हिंडर हो रहा है। अभी जो बातें उनके सामने आ रही वो आ रही है कि कोर्ट केस के चलते जो है अब उनकी टाइपिंग की परीक्षा तो होगी, लेकिन रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक पूरा मामला हो नहीं आता। तो ये जो है ये चिंता जो है बनी हुई है। मैं देख रहा हूं कि बहुत कुछ लोग लिख भी रहे हैं JOIT वाले, मैं उनको देख भी रहा हूं, मैं इसको देखता हूं जी। और इन्होंने एक तरह से कुछ कॉल्स इनकी भी आ रही है कि हम लोग भी प्रदर्शन करेंगे, कभी 7 मार्च की बात हो रही है, कभी 8 की, इस तरह से बातें हो रही हैं। लेकिन ये क्योंकि अभी ये जो वर्ग है ये संगठित नहीं है, ये इनका कोई इस तरह से नहीं, जैसे JBT वाले थे वो भी संगठित थे, लेकिन इनका नहीं है, तो ये देखना होगा। लेकिन अगर ये भी इस तरह की कॉल लेते हैं तो निश्चित तौर से, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, व्हाट्सएप पे इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये भी सरकार के लिए सरदर्दी हो सकता है। लेकिन ये पूरी सरदर्दी जो है बेसिकली सरकार के जो अधिकारी हैं जिनको ये काम करना था उनकी ही वजह से, नियमों में कोई ना कोई लूप होल उन्होंने रखा, कोई ना कोई उन्होंने नियमों में कमी रखी, और वो कमी जो है आगे चलकर इस तरह की जो परेशानी है उसको वो जन्म दे गई। और अब ये लोग निश्चित रूप से परेशानी में, क्योंकि इनका पूरे ही मामले में कोई इनका दोष नहीं है, ये सिर्फ जो है इंटरकनेक्टेड इनको कर दिया जाता है, और ये पूरा मामला इनका परेशानी वाला होता है। पहले भी कई दिन इनका मामला फंसा रहा, फिर माननीय अदालत ने इनको राहत दी कि इनका जो प्रोसेस है वो रिज्यूम किया जाए। जो प्रोसेस रिज्यूम हुआ तो अब उसकी टाइपिंग टेस्ट हो रही है, लेकिन अब फिर नया मामला आ गया, क्योंकि अब मुख्य हाई कोर्ट के बाद जो है अब जो है उच्चतम न्यायालय में ये मामला लग गया है, तो वहां भी लग रहा है इनको कि वहां का एंटर हो जाए। ऐसे में सरकार को ये क्लैरिटी देनी होगी कि मामला ले दे के जो है सिर्फ सीटों के नंबर का है। सरकार को ये क्लैरिटी देनी होगी कि जो 1156 सीटें पूरी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के ने कहा है 556 कोड वालों की वो पूरी की जाएंगी, और 817 वालों को भी सरकार को ये आश्वासन सीधे तौर पे भले कोर्ट में रख दे इसको, इनकी भी 1867 रहेगी और उनकी भी 1156 रहेगी। दोनों ही मामले जो हैं अपने आप में सुलट भी जाएंगे और अलग भी हो जाएंगे, किसी का कोई नुकसान इस तरह से नहीं होगा। क्योंकि 817 वाला मामला सिर्फ इसलिए फंसा है क्योंकि बार बार ये बात आती है कि जो पहले 556 की सीटें बच गई थी खाली, उनको 817 में मर्ज कर दिया गया है। सरकार को सिर्फ एक एफिडेविट देना था कि हमने मर्ज नहीं किया है, और उनकी स्टैंड कर रही है। जो अदालत ने, माननीय अदालत ने कहा है वो पूरी उनको दी जाएंगी, और 817 वालों के लिए नए सिरे से घोषणा कर सकती है कि उनकी 1867 ही रहेंगी। ये लोग, ये बच्चे सिर्फ यही चाहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये है। पुलिस पेमेंट को लेकर गगन ठाकुर जी अभी कोई सूचना नहीं है, और दिक्कत सब वही आ रही है पुलिस वालों की, क्योंकि एक अनुशासित बल है, अपनी यूनियन इनकी है नहीं, और जो दूसरे कर्मचारी हैं वो 2.25 कर्मचारी संगठन जो दूसरे हैं वो 2.25 2.59 15% है, मुझे ये लाभ उसको ये घाटा, इसी में डटे हुए हैं। और एक ऐसे जो कर्मचारी वर्ग की जो है अनदेखी इस तरह से हो रही है, ये तमाम जो कर्मचारियों के नेता हैं उसको नहीं उठा रहे पूरे मामले को। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पुलिस वाले खुद नहीं उठा सकते, उनकी कोई यूनियन नहीं है, वो यूनियन रख भी नहीं सकते, क्योंकि वो
फोर्स में आते हैं और अनुशासित वर्ग में जो है उनकी फोर्स है, तो उसमें उसके तहत नहीं बना सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्मचारी नहीं है, वो कर्मचारी हैं और लगातार हम उनकी भी मांग उठाते हैं। लेकिन बीच में आपने देखा क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, उनके ऊपर ये भी जो है अघोषित प्रतिबंध लगा दिए गए कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके परिजनों ने जब कोशिश करी बीजेपी के उच्च नेतृत्व से मिलने की, तो वहां भी केसेस बने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मसले का हल जो है वो तो करना ही होगा। मुख्यमंत्री ने 25 तारीख को, जनवरी महीने की 25 तारीख को यह ऐलान कर दिया था। पूरा फरवरी बीत गया, मार्च शुरू हो गया, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुई है कि किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा। अभी तक सारे डोनर्स में जिनको लाभ मिलना था ना उनको मिला है, और जिनको नहीं मिल रहा था उनको भी नहीं पता है कि अब उनका आगे क्या होगा, क्योंकि जिनको मिलने की बात करी है उनके लिए ही नहीं मिल रहा है। तो ये परेशानी जो है लगातार बनी हुई है। उधर आज शिवरात्रि के मौके पर करुणामूलक संघ ने जो सरकार के नंबर 3 के मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करवाया। वो लगातार मंत्रियों की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करवा रहे हैं। करुणामूलक संघ वाले जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर पिछले 215 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मुझे याद आ रहा है कि ये जो है दृष्टिहीन संघ की शोभूराम जी के नेतृत्व में एक लंबी इस तरह की स्ट्राइक चली थी, उसके बाद की अब तक की सबसे लंबी स्ट्राइक है। ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी देने के मामले पर सरकार ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। हालांकि कुछ फैसले कैबिनेट में हुए थे कि जो है क्लास 4 की अगर नियुक्तियां हैं करुणामूलक में, तो उनके लिए किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट अपने स्तर पर रख सकते हैं। क्लास 3 वालों ने जो ऑप्शन ली थी उनको भी क्लास 4 की ऑप्शन देने की बात हुई है, और जो 5% का एक कोटा था, राइडर उसमें सीलिंग था, वो भी उन्होंने पूरी कर दी। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि समस्त विभागों, बोर्डों, यूनिवर्सिटी में, निगमों में लंबित पड़े करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों को, क्लास सी के केसों को खासतौर से जो 7/3/2019 की पॉलिसी में आ रहे हैं, उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत जो है एक साथ नियुक्तियां दी जाए। दूसरी जो इनकी मुख्य मांग है कि इस पॉलिसी में संशोधन किया जाए और 62,501 सदस्य की जो सालाना आय सीमा शर्त है उसको पूर्ण रूप से हटा दिया जाए। वो 5% के कोटे की शर्त को भी हटा दी जाए। तो 5% वाली कोटे की शर्त तो हट गई है, उसकी नोटिफिकेशन की शायद ही बात कर रहे होंगे, लेकिन ये शर्त हट गई है। लेकिन ये 62,500 वाला जो है इसकी अब ये मांग कर रहे हैं, और योग्यता के अनुसार आश्रितों को बिना शर्त के सभी श्रेणियों में नौकरी दी जाए। ये कह रहे हैं कि उनके जो क्लास 3, क्लास 4 के अलावा जो बाकी श्रेणियों में जो उनका मामला बनता है उसमें दी जाए। तो ये इन्होंने कहा है कि 15 साल से जो है कुछ लोग, कुछ परिवार जो है करुणामूलक के आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, और इसलिए जो है इनका भी जो सब्र है वो टूट रहा है। सब्र कई लोगों का टूट रहा है और कई लोग अभी सब्र बनाए हुए हैं, जिसमें जल रक्षक जो है वो सबसे बड़ा वर्ग है 9,000 लोगों का। वो बिल्कुल बेचारे शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएचएम वालों का मामला भी जो है वो एक कमेटी के नाम पर उलझ गया है, और वो कब पूरा होगा कब नहीं होगा ये देखना होगा। तो ये दिक्कत है। एक अभी सूचना आ रही कि एनपीएस वालों के ऊपर जो है पंजाब सिक्योरिटी एक्ट की धारा 6 लगा दी है विधानसभा के आसपास, और इसका मतलब यह है कि ये विधानसभा के आसपास नहीं आ सकते, वो प्रदर्शन करेंगे। मतलब चौड़ा मैदान में इनको जगह दे दी जाएगी, यही लग रहा है जो नॉर्मली होता है। लेकिन उसके बाद ये वहां जाने की कोशिश करते हैं तो क्या हालात में क्या नहीं होते हैं ये देखना होगा। लेकिन ये तय है कि आंदोलन को कंट्रोल करने की कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं। एक तो इस तरह से भी हो रही है जो ये नियम लगाए गए हैं, और एक जो है ओपीएस वाले मामले को भी जो है उसके भी कुछ प्रोस्पेक्ट जो देखे जा रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये 817 वालों की मैक्सिमम जो है वो कमेंट्स आ रहे थे जेआईटी 817 वालों के, और वो चाहते हैं कि इसमें क्लैरिफिकेशन दे दी जाए। अब ये सरकार को ही देनी है जी। हम लोग सरकार से जो है लगातार मांग कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कब ये करती है कब नहीं करती है ये देखना होगा। काइंडली आप इसको शेयर कीजिए ताकि सरकार के पास पहुंच जाए। आपके कमेंट्स जो हैं वो पिछली बार भी उन्होंने सरकार को जो है इस पूरे मामले में ध्यान दिलवाया था, तो आई होप कि इस बार भी आपकी चीजों को जो होगी। और वाटर गार्ड पॉलिसी को लेकर कुछ नहीं है, सारी चीजें मुझे लग रहा है बजट में जाएंगी। 3 तारीख को कैबिनेट है, उसमें देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ये देखना होगा जी। दिनेश राजपूत जी पूछ रहे थे, दिनेश राजपूत रनौत जी वाटर गार्ड को लेकर पूछ रहे थे। अभी होम गार्ड वाले, वाटर गार्ड वाले, ये सारा जो अभी है, जल रक्षकों ने अपना बात रखी थी मुख्यमंत्री से मिलकर, लेकिन अभी जो है उनको यही कहा गया है कि आपकी मांगों को जो है हम लोग बजट में एड्रेस करेंगे। एनएचएम वाले भी कह रहे हैं कि देखिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी चाहिए, क्योंकि उनको भी कहा गया था उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, वो तो वैसे भी बढ़ रही थी बीच बीच में, लेकिन वो भी चाहते हैं कि उनके लिए भी 2.5 दशक हो गया, अब कोई ऐसी पॉलिसी बना ली जाए बाकी राज्यों की तर्ज पर कि उनको भी जो है लगे कि हम भी जो है सरकारी कर्मचारी ही हैं वास्तव में, और हमें भी वही लाभ मिलते हैं जो बाकियों को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।
आप सबको शिवरात्रि के महापर्व की शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ नील लोहित आपके तमाम कष्ट दूर करें, आपके तमाम जीवन के जो विष हैं उनको वो खुद में समाहित करके आपके ऊपर अपनी आशीष लुटाएं। लेकिन आपसे भी आग्रह है कि आप भी जो है मन क्रम वचन से किसी का बुरा ना करें, क्योंकि सारे का सारा जो दारोमदार है उसको ईश्वर पे ना छोड़ें। कुछ चीजें जो हमारे करने की है उनको भी कर लें, ताकि सबका भला हो जी। थैंक यू वेरी मच। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे सिस्टम पे भी आ रहे हैं JYT 117 वालों के, उसको मैं देख लेता हूँ एक बार। अगर कोई इंपॉर्टेंट कमेंट है तो उसको ले लेंगे जी। और मौसम को लेकर थोड़ी सी एक अलर्ट आई है। 2 और 3 मार्च को शिमला सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्के तथा मध्यम क्षेत्रों में जो बारिश और बर्फबारी की जो है अलर्ट दी गई है। 2 मार्च को मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि 3 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा और मेघ गर्जन और बिजली कड़कने की आशंका है। इसलिए मौसम विभाग ने इस दिन के लिए 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सोलन, कांगड़ा व ऊना जिलों में 3 तारीख को येलो अलर्ट है जी। तो जो लोग 3 तारीख को कहीं बाहर जाने की सूचना उनका जो कार्यक्रम बना रहे तो उस हिसाब से बना है। 4 व 5 मार्च को जो फिर से मौसम जो है साफ हो जाएगा। 2 से ही खराब हो जाएगा कल से ऊपरी इलाकों में, और 3 तारीख को पूरे प्रदेश में मैक्सिमम जगहों पर यानी 7 जिलों पर जो है इसका येलो अलर्ट दिया गया है जी। एक और हमारे पास जो है रिक्वेस्ट आई है, ये आई है चयनित भाषा अध्यापक जो हैं उनकी आई है। शिमला इकाई से आई है ये चयनित अध्यापकों की, और ये भी सोमवार से जो है अगले सोमवार से जो है योजना बना चुके हैं धरने पे बैठने की। और इनकी दिक्कत यह है कि 229 लोगों ने जो है ये क्लियर किया था, भाषा अध्यापकों ने पूरा ये नौकरी जो थी इनको मिलनी थी, लेकिन 29 को तो दे दी गई, चंबा में दे दी गई, कुछ को कुल्लू में ज्वाइनिंग दे दी गई, बाकी लोगों के लिए कहा जा रहा है कि सीटें रिक्त नहीं है। जबकि अब स्थिति ये हो जाएगी कि एक ही एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके जिन्होंने नौकरी ली है उनमें से 29 लोग सीनियर हो जाएंगे और 200 लोग जो जूनियर हो जाएंगे। इनकी ये चिंता, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दी जाए। तो ये भी अब जो है आंदोलन के मूड में, बहुत से लोग जो है आंदोलन के मूड में है निश्चित तौर से, क्योंकि मानसिक परेशानी होती है। तमाम आप विषमताएं लांघते हुए नौकरी लेते हैं, कोई टेस्ट क्लियर करते हैं, जैसे JYT वालों ने 817 वाला परीक्षा क्लियर कर दी। अब उनको लगा था कि हमको जो है नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब फिर से वो अप्स एंड डाउन्स आ गए हैं पूरे मामले में। इसी तरह ये भाषा अध्यापक हैं, ये क्लियर हो चुके हैं, ये चयनित घोषित हो चुके हैं, लेकिन अब इनको ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो ये बड़ी समस्या है जी, और इसको लेकर ये भी परेशान है। देखिए क्या होता है क्या नहीं। तो बजट को लेकर काफी चीजें हैं, अभी उनको देखना होगा कि बजट के लिए क्या होता है। 4 तारीख को बजट है, उस पर सबकी नजर है, हमारी भी नजर है। थैंक यू वेरी मच।